नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने आरटीआई टॉपर्स को किया सम्मानित। कौशल दीक्षांत समारोह में करोड़ों की दी योजनाओं का अनावरण किया। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। भाजपा ने 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने की रखी मांग। 6 अक्टूबर बिहार में चुनाव की तारीखों का होने का संभव। अमित शाह के बाद पीएम मोदी की हरियाणा आने की तैयारी। नायब सरकार का 1 साल 17 को पूरा हो रहा। कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप तमिलनाडु के बाद एमपी में बैन। इन्हीं से छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की हुई थी मौत। महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति का अलर्ट। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 3 से 7 अक्टूबर के बीच साइक्लोन शक्ति को लेकर अलर्ट जारी। शुभमन गिल वनडे में भी संभालेंगे भारत की कमान। रोहित शर्मा को टीम इंडिया मीटिंग में नहीं किया गया शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। खबर अमृतसर से, जहां कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए धर्मजीत सिंह उर्फ धर्मा की सनसनीखेज हत्या के मामले का सफलतापूर्व पर्दाफाश कर दिया है, जिसकी छेटा अमृतसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और थाना छेटा की टीम ने 3 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। निरंतर जांच में पता चला कि आरोपी दलविंदर सिंह उर्फ बिल्ली और शुभदीप सिंह उर्फ शुभ मुख्य साजिशकर्ता थे, जो अपने विदेशी हैंडलर अंकुर उर्फ बहमन के निर्देशों पर काम कर रहे थे। दलविंदर उर्फ बिल्ली ने नवराज सिर्फ उर्फ नूर की मदद से मृतक की रैकी की, जबकि शुभ ने अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और हथियारों का इंतजाम किया। इस साजिश की गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और उसके साथियों ने रची थी। इस मामले में मनकरण सिंह, सैम और जोबन को भी नामजद किया गया। फरार आरोपियों का पता लगाने और हत्या के पीछे की वजह पुलिस पता लगा रही है। और खबर रायपुर से, जहां धर्मांतरण के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा चर्चा। प्रार्थना स्थलों में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा सभी जिलों के एसपी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और इस कड़ी में राजधानी रायपुर में भी रायपुर एसपी को भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष दिवेंद्र मैरिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। अत्याचार के खिलाफ आज जो है हम हुए हैं और एसपी साहब। और खबर रायपुर से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी बेमेतरा के नेतृत्व में बिजली विभाग कार्यालय का घेराव और तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसजन शामिल हुए और बिजली विभाग और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देश पे आज बेमेतरा ब्लॉक शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ बिजली विभाग में तालाबंदी का आयोजन रखा गया था। आपने कहा डबल इंजन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दोनों इंजन फेल है। जिस मोदी की गारंटी के तहत इन्होंने सरकार बनाई थी, आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा कोई वर्ग परेशान है तो किसान परेशान, अन्नदाता परेशान है। हर वर्ष की भांति इस साल भी भिलाई के सेक्टर 6 स्थित क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 1 सप्ताह तक चलने वाले समारोह में गीत संगीत नाटक का मंचन किया गया। इसमें समाज की अच्छाइयों को बताया गया, जिसमें गीत संगीत प्रतियोगिता में प्रदेश के दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों से आए करीब 25 से अधिक गिरजाघरों की टीम ने भाग लिया। साथ ही साथ ईसाई समाज के हजारों लोग इकट्ठा हुए। एक्चुअल में ये क्या है, हमारी स्थापना दिवस क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च, इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1958 में। प्लांट के रखने के शिलान्यास रखने के साथ साथ इसका भी उद्घाटन हुआ था और तब से आज तक ये चला आ रहा है। ये हमारा 67वां वर्ष है और इसके उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम का हिस्सा ये भी है
और खबर बिलासपुर से सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर इलाके में शुक्रवार देर रात धार्मिक स्थल पर हुई शर्मनाक घटना ने पूरे इलाके का माहौल बिगाड़ दिया। जानकारी के अनुसार मोहल्ले के ही युवक ने मंदिर परिसर में घुसकर शिवलिंग से छेड़छाड़ की तो वही घटना का पता चलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते मंदिर परिसर में भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर हिंदू संगठनों ने घटना का विरोध करते हुए जोरदार नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अंतर्गत डीएलएस कॉलेज के पास जो बस्ती है वहां सूचना आई थी कि एक अशरफ खान है, उसके द्वारा मोहल्ले में स्थित मंदिर के पास में कुछ अनैतिक कृत्य किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची। वहां पुलिस के पहुंचने के साथ ही आरोपी भाग गया, लेकिन उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अरेस्ट करके उसको थाने लेके आई। इसी बीच कुछ मोहल्ले के लड़कों और कुछ और भी बाहर से आए कुछ लड़कों के द्वारा उसी मंदिर के पास में ही एक अवैध निर्माण था, कुछ टिन सेट था, वहां पर ये चॉकलेट वगैरह की दुकान थी। और भिंड से खबर है, शव को कंधे पर रखकर 5 किलोमीटर पहुंचे परिजन। अस्पताल से शव वाहन नहीं मिलने पर परिजनों में आक्रोश। घर के बाहर सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया है। जिला अस्पताल से परिजन को नहीं मिला शव वाहन। सीएमएचओ जेएस यादव को ठहराया जिम्मेदार। परिजनों का आरोप, अस्पताल में 2 शव वाहन खड़े थे, शव वाहन होने के बाद भी नहीं दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये स्थिति है भिंड में, जहां पर वाहन खड़े हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी शव कंधे पर रखकर ले जाया जा रहा है। परिजनों का आरोप। खबर बक्सर से, जहां उत्पाद विभाग ने वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 लाख रुपए की शराब जब्त की। उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल ने बताया कि बिहार चुनाव में वोटरों को लुभाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के रास्ते से भारी मात्रा में शराब बेगूसराय ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन नियमित चेकिंग के दौरान बक्सर वीर कुंवर सिंह सेतु पर ही भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। बताते चले कि तस्करों ने शराब छिपाने का एक नया तरीका अपनाया। ट्रक को सैकड़ों बोरे कपड़े की कटिंग वाले कबाड़ से भरा गया, जिसके भीतर शराब की पेटियां छिपाई गई। बाहर से देखने पर यह कबाड़ से लदा ट्रक लग रहा था, लेकिन अंदर शराब छुपी थी। जांच के क्रम में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट से सुबह जो है एक ट्रक जा रहा था, जिस पर हम लोग को शक हुआ और शक होने के बाद से उसका विधिवत जांच किया गया। विधिवत जांचोपरांत उसमें पाया गया कि भारी मात्रा में शराब लदा हुआ है। उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। 497 पेटी लगभग 4367 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। और खबर गया जी से, जहां जन सुराज पार्टी से प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसलिए 12 चट्टी पंचायत स्थित जीएस मैरिज हॉल में जन सुराज के पदाधिकारियों, प्राथमिक सदस्यों और संभावित प्रत्याशियों की बैठक हुई। राज्य मुख्यालय से नामित पर्यवेक्षक अमजद हसन की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष भवानी सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आपको बता दें, इस दौरान प्रत्याशिता के दावेदारों ने अपने अपने विचार साझा किए। इसके बाद संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों ने पर्यवेक्षक के बंद लिफाफे में अपनी लिखित राय सौंपी और पर्यवेक्षक ने बताया कि 3 से 8 अक्टूबर तक आयोजित कार्यक्रमों के बाद नेतृत्व की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। चाहे आप सत्ता पक्ष की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें, तो खलबली तो मचना ही है। 15 साल विपक्ष ने जो कार्य किया है और 20 साल से सत्ता पक्ष के लोग जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों ने
कुछ ऐसा कार्य किया ही नहीं है जिसको लेकर के बिहार की जनता उन पर विश्वास बना सके। तो खलबली तो मचना है। प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है। प्रशांत किशोर जो है आज बिहार के आम आवाम के बीच में जो है शिक्षा की बात कर रहे हैं। पहले आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपना कीमती समय निकाल कर। जनसुराज पार्टी अपना जो प्रत्याशी खड़ा करने जा रही है 243 सीटों पर, वो लोकतांत्रिक ढंग से खड़ा करने जा रही है। वो मनमाना ढंग से ऊपर से नहीं थोपने जा रहे हैं जी। और सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की शहीदी के 350 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर पटना साहिब से निकली जागृति यात्रा आज शनिवार को कैमूर जिले के यूपी बिहार बॉर्डर स्थित कर्मनाशा के चरण कमल पातशाही गुरुद्वारा पहुंची। यात्रा का सिख समाज के लोगों ने NH-19 स्थित श्री आनंदपुर साहिब पुराना खालसा होटल के पास भव्य रूप से स्वागत किया। ये यात्रा भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी को समर्पित रहेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा परिसर में लंगर भी चखा। के जो लोग उनके गुरु तेग बहादुर साहब, उनकी शहीदी हुई थी चांदनी चौक में, तो उनकी शहीदी और भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, इन चारों की शहीदी से हुई थी। इन चारों की शहीदी को समर्पित ये जो यात्रा है, ये तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब बिहार से निकाली गई है, बिहार सरकार की मदद से। आज बहुत ही सुहावना समा, वैसे तो गुरु कृपा द्वारा कल से पानी बहुत बरस रहा था, लेकिन गुरु साहब ने अपार कृपा की, उनके आगे अरदास बेनती की गई तो गुरु साहब ने थोड़ा समा दिया। आज जो एक जागृति लोगों में जागृत करने के लिए साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350 साला शताब्दी गुरुपुर को मनाते हुए, शहीदी गुरुपुर मनाते हुए जो जागृति यात्रा श्री तख्त पटना साहिब से आरंभ हुई थी। लखनऊ से खबर है, मेयर सुषमा करकवाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। मेयर ने एक कर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। प्रगति की भरवारा और कठौता झील की सफाई में लापरवाही उजागर। समीक्षा में खरा न उतरने पर जलकल को नोटिस जारी किया गया है। स्पष्टीकरण मांगा गया है। आगामी दिसंबर तक कार्य पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, समीक्षा में खरा ना उतरने पर जलकल को नोटिस जारी। और मेरठ से खबर है, टीपी नगर में महिला का शव मिलने से हड़कंप। राहगीरों ने शव पड़ा देख पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने शव को मोर्चरी पहुंचाया। शिनाख्त के प्रयास, धारदार हथियार से महिला की गला रेतने की आशंका। टीपी नगर के वेद व्यासपुरी जंगल से हुई शव की बरामदगी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और बांदा से खबर है, तेज रफ्तार का कहर आया सामने। ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर। एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। मां विंध्यवासिनी दर्शन पर लौट रहे थे बाइक सवार। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। एक की मौत, 2 लोग घायल हुए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। लखनऊ से खबर है, कन्नौज सीएमओ डॉक्टर स्वदेश गुप्ता की जांच के निर्देश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए। प्रमुख सचिव को जांच कराने के निर्देश। टेंडर में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का मामला।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के निर्देश दिए हैं। टेंडर में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का मामला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएमओ के खिलाफ जांच के निर्देश जारी किए गए हैं डिप्टी सीएम द्वारा। और बलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ट्रक से 18 गौवंश को बरामद किया गया। 12 गाय और 8 बछड़े इसमें शामिल है। मौके से ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। गौवंशों को बिहार के चौसा मेला ले जाया जा रहा था। परसिया मोड़ के पास की घटना है, जहां पर 12 गाय और 8 बछड़े बरामद हुए। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। बलिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रक से 18 गौवंश बरामद किए गए, जिनको बिहार ले जाया जा रहा था। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को थाना रसड़ा पुलिस को सूचना मिली कि मऊ रसड़ा बलिया मार्ग के पास परसिया मोड़ पर एक ट्रक से प्रतिबंधित पशु को ले जाया जा रहा है। इस पर तत्काल रसड़ा पुलिस पहुंची। मौके से एक ट्रक जिसका नंबर UP 50 AT 4929 है, इसको बरामद किया गया। इसमें 12 गाय और साथ ही साथ इनके 8 बच्चे जो बछड़े बछड़ियां हैं बरामद किया गया है। और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने साइट पर पहुंचकर कार्यों की समीक्षा की। वहीं विधायक धीरेन्द्र सिंह ने तैयारियों का जायजा लेते हुए जल्द शुभारंभ की उम्मीद जताई। रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग पर दिन रात काम चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी और यमुना प्राधिकरण की टीमों ने प्रोजेक्ट की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट दी। सुरक्षा, ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को लेकर अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां पहासू कस्बे में एक आरोपी द्वारा स्वयं फर्जी शपथ पत्र बनाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। अधिवक्ताओं ने आरोपी को रंगे हाथों फर्जी नोटरी शपथ पत्र बनाते पकड़ने का दावा करते हुए एसडीएम को शिकायती पत्र दिया। यही नहीं, आरोपी का शपथ पत्र बनाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में वह खाली शपथ पत्र पर मुहर लगाता दिख रहा है। आरोप मढ़ने वाले अधिवक्ताओं ने दावा किया कि संबंधित व्यक्ति फर्जी ढंग से नोटरी तैयार कर रहा था। ये दावा भी किया जा रहा है कि आरोपी ने बड़ी संख्या में फर्जी शपथ पत्र तैयार कर इस्तेमाल किए। हमने एक एसडीएम साहब को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। एक संजय नामक संजय गोस्वामी पुत्र मुरैलाल गिरी निवासी मोहल्ला कानून गोयान, जो पुराने पंजाब नेशनल बैंक पहासू के सामने अपने स्टाम्प वेंडर की दुकान चलाता है। वो फर्जी तरीके से उसने मोहर बना रखी है किसी जय भगवान नोटरी के नाम से, और वो नोटरी करके तुरंत नोटरी करके और फर्जी तरीके से लोगों को देता है। जी, हमारे संज्ञान में ये आया कि संजय गोस्वामी पुत्र मुरारीलाल गिरी निवासी मोहल्ला कानून गोयान, पुराने पंजाब नेशनल बैंक के सामने कस्बा व थाना पहासू, जो कि कंप्यूटर की दुकान चलाता है, और संज्ञान में आया कि ये स्वयं ही एफिडेविट को नोटरी कर दे देता है। तो हमारे द्वारा भी इसको समझाया कि ऐसा काम सही नहीं है, लेकिन ये अपनी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। खबर देवरिया से, जहां जनपद में पिछले 20 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। मौसम विभाग ने आगामी घंटों में भी भारी वर्षा की संभावना जाहिर की है। लगातार बारिश से नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव, पेड़ गिरने और यातायात बाधित होने जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो गई। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल स्वयं सड़कों पर उतरी। उन्होंने नगर क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया और नालियों की सफाई, यातायात, जलभराव की निकासी, बिजली आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया है और निर्देश भी दिए हैं। जनपद देवरिया में पिछले 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में और आज रात को भी बारिश होने की संभावना है। तो जगह जगह पर पेड़ गिर गए हैं, काफ़ी परेशानियां हुई है, परंतु आप लोग निश्चिंत रहें। हमारी पूरी टीम
मौजूद हैं, हमारे SDM और यथाशीघ्र हम लोग इन सभी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप सभी से मेरी अपील है कि कृपया आप लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, पेड़ों के नीचे और किसी भी मेटल की चीज़ के पास बिल्कुल ना रहें। बिजली गिरने से भी यहाँ पे क्षति की संभावना बनी हुई है, तो आप लोग कृपया अपने घरों में सेफ रहें और हम लोग शीघ्र सभी चीज़ों को जितना संभव होगा ठीक करने का प्रयास करें। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फर्रुखाबाद के सातनूपुर आलू मंडी रोड स्थित कोचिंग सेंटर में शनिवार दोपहर भीषण विस्फोट से हड़कंप मच गया। धमाके की आवाज़ 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और कोचिंग सेंटर की दीवारें टूटकर सड़क तक जा पहुंची। हादसे में बच्चों समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें 2 युवकों आकाश सक्सेना और आकाश कश्यप की मौत हो गई है। दोनों सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे और जांच में पता चला कि बेसमेंट में बने सेफ्टी टैंक में मीथेन गैस के कारण विस्फोट हुआ। DM आशुतोष कुमार द्विवेदी ने आपको बता दें अस्पतालों में जाकर घायलों को देखा है। ये देखिए लगभग 3:19 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना क्षेत्र कादरी गेट में प्रथम दृष्टया देखने पे पाया गया कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बेसमेंट में एक सेप्टिक टैंक है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मीथेन गैस अधिक होने की वजह से एक ब्लास्ट हुआ। जब प्राथमिक रूप से देखा गया तो वहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी मिला, तो संभवतः उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ होगा। इस पूरी घटना में अब तक 7 लोग इंजर्ड थे, 2 लोगों की मृत्यु इसमें हो चुकी है, 5 लोगों का इलाज चल रहा है। देखिए अभी मौके पर हम लोग यहाँ हैं। एक ब्लास्ट हुआ है बेसमेंट में, जिसमें चंदौली जनपद में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष राणा सिंह ने सिंचाई विभाग की लापरवाही को लेकर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि विभाग की अनदेखी और नदियों में अतिक्रमण के कारण किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और बबूरी क्षेत्र की स्थिति को उन्होंने बेहद चिंताजनक बताया, जहां बांधों का पानी गांव में घुस गया और हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। और राणा सिंह ने चंदौली को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि जल निकासी के प्राकृतिक मार्ग बाधित हो चुके हैं, जिससे जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। और खबर अयोध्या से, जहां सुहावल तहसील क्षेत्र निवासी मोहम्मद सिद्दीकी के पुत्र अरशद सिद्दीकी और मोनू खान पुत्र उस्मान ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। दोनों युवकों के हिंदू धर्म अपनाने के निवेदन के मद्देनज़र विधि विधान से पंचगव्य कराते हुए हिंदू धर्म में शामिल किया गया। इसी के साथ उन्हें सनातन संस्कृति के अनुसार नए नाम दिए गए। अब अरशद सिद्दीकी को राकेश मौर्य और मोनू खान को मनीष कोरी नया नाम दिया गया है। जो है अरिश सिद्दीकी, मोनू खान, ये 2 युवक हमारे पास आए। एक जन का नाम मैंने रखा है आज राकेश मौर्य और एक जन का नाम रखा है मैंने मनीष कोरी। इन दोनों ने कहा महाराज जी हमारा पालन पोषण मौर्य समाज के घर से हुआ है, मेरा नाम मौर्य। हमने ये धर्म परिवर्तन किसी दबाव में या किसी लोभ में नहीं किया है। ये हम 2014 से ही हमारे मित्रगण जो है जो सब नॉन मुस्लिम हैं, तो हमारा जो उठना बैठना और चीज़ें हैं उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ इधर उधर दर्शन करने जाना चीज़ें होती रही, जिसकी वजह से हम प्रेरित हुए और हमने ये कदम उठाया। कोई आपत्ति नहीं, हमारे परिवार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारे परिवार से कोई संबंध पिछले 8 सालों से नहीं है। जी, उनका अरशद सिद्दीकी और एक का नाम मोनू अहमद खान, ये दोनों का पूर्ववर्ती नाम है, लेकिन उस नाम का आज से ही पटाक्षेप हो गया है। अब वो रमेश मौर्य और जो है एक दूसरे जो मोनू खान जी थे वो मनीष कुमार कोरी के नाम से अब जो है जाने जाएंगे। जी, हम लोगों ने फ़ोन के माध्यम से अपने जिला मजिस्ट्रेट जी का जो है उनसे विनती की कि कहाँ मुलाकात हो सकती है। सदर तहसील में आज जो है तहसील दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित थे। हमें हिंदू धर्म अच्छा लगता है और अपने मर्जी से हुए हैं और महाराज जी की कृपा से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से चल रहा था, 1 साल से।
किस चीज़ से प्रभावित हुए आप? हमें उस बिरादरी में नहीं रहना है, अच्छा नहीं लग रहा हमको। अब आपने आगे से हम मतलब अपने हिसाब से रहेंगे अब। हरदोई जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने शनिवार को सांडी थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पीड़ितों की शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी मीणा ने थाने के भिन्न हिस्सों का गहनता से निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने थाने के रजिस्टर रखरखाव की जांच की और रिकॉर्ड को अपडेट रखने के निर्देश दिए। महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली देखी और सुनिश्चित किया कि वहां आने वाली महिलाओं को तत्काल और संवेदनशील तरीके से सहायता मिले। देवरिया जिले के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तेज आंधी तूफान ने व्यापक तबाही मचा दी है। खेतों में खड़ी तैयार धान की फसलें तेज बारिश की वजह से जमीन पर गिर गई, जिससे किसानों का नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश और तूफान से किसान परेशान है। आपको बता दें कि सबसे दुखद स्थिति सलेमपुर विकासखंड के ग्राम बरसात में देखने को मिली, जहां निवासी अमरजीत यादव की झोपड़ी तूफान में ध्वस्त हो गई। बारिश में भीगते हुए अमरजीत की आंखों में आंसू और टूटे घर की अव्यवस्था उनकी बेबसी को बयां कर रही है। उन्होंने रुआसे स्वर में कहा कि अब ना छत बची ना खेती का सहारा, इस आपदा ने सब लूट लिया। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से बारिश हो रही है, जिससे हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। और इधर पेड़ भी गिरे हुए हैं, जिससे आगमन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, और कई जगह बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। तो सरकार से निवेदन है कि किसानों की मदद करें। क्या नाम है? बादा में आज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद में जुलूस से गौसिया निकाला गया। उर्दू कैलेंडर के अनुसार चांद दिखने के बाद 11 तारीख को आयोजित होने वाला ये पारंपरिक जुलूस मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। जुलूस का शुभारंभ सरवर मस्जिद से हुआ और ये शहर के प्रमुख मस्जिदों और चौराहों से गुजरते हुए जामा मस्जिद में जाकर समाप्त हुआ। ये कोतवाली के पास छूट के मदन नाका से हाथी गाने से तुम्हारे बबलौचौड़ा से हमारे टाकी से छावनी होता हुआ जाता है। हाँ, क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं इसमें? सब जगह लंगर चल रहे हैं, पानी की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था सब लोग अपने अपने हिसाब से करें। इधर भी हमारे टाकिन में भी यही व्यवस्था है, सब लोग करे हैं। तालीम कमेटी, ये बुलंद नाके में तालीम कमेटी पूरा इंतजाम करे हैं। क्या उद्देश्य क्या होता है इसमें पूरा? गौस पाक का जो है पैदाश का देना, इसलिए हम लोग 11वीं मनाते हैं। सभी भाई लोग मिलकर मनाते हैं। भाई लोग गंगा जमुना तहजीब हम लोग और हापुड़ से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर हापुड़ से मिल रही है। मुस्लिम लड़कों ने महिलाओं से की अभद्रता। हापुड़ में विरोध करने पर घर पर हमला बोला है। पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों के बीच बवाल की स्थिति पैदा हुई है। पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों में मारपीट भी हुई है। दबंग में पुलिस का खौफ दिखा, इलाके में तनावपूर्ण माहौल। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में बवाल का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो वीडियो सामने आया है। थाना बहादुरगढ़ का गांव है। मुस्लिम लड़कों ने महिलाओं से बदतमीजी की। अनुज चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़े हैं। अनुज, तनाव की स्थिति है, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है? जी, मैं बताना चाहूँगा, थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में एक छोटे सा विवाद बहुत बढ़ गया। मामला ज़्यादा गंभीर बढ़ गया और पुलिस यहां पर 3 थानों की मौके पर मौजूद है।
आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ तस्वीरों में। यहाँ पे 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, गढ़ और सिंबावली और उच्च अधिकारी भी यहाँ पर। क्या उन लड़कों के बारे में पुलिस कुछ पता लगा पाई है? उनकी गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले को लेकर? अभी किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं है। जो घायल हैं उन्हें सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है उनका। विरोध करने पर घर पे हमले की भी बात सामने आ रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा, जब उन्होंने विरोध किया तो उनके घर पर जो ग्रामीणों ने वहां पर बताया, तो कुछ ग्रामीणों ने बताया कि वहां पर पथराव भी किया गया है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से पथराव बताया जा रहा है। हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है, 2 पक्ष सामने सामने हैं। क्या अभी तक इस पूरे मामले में दोनों पक्ष की तरफ से किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो हिंदू पक्ष है, जो एससी समाज से है, वो 2 युवक घायल हैं, उनका इलाज अस्पताल गढ़ में चल रहा है, CSC। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से मारपीट होती है 2 पक्षों में, आप देखिए। और ये पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन विरोध करने पर हमला ही बोला जाता है। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच ये बवाल की स्थिति पैदा होती है और पुलिस समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो खबर है वो ये है कि मुस्लिम लड़कों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, ये बात निकलकर सामने आ रही है। पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्षों के बीच बवाल हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आप देख सकते हैं कि बाइक में बैठे युवक को किस तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। और फिलहाल पुलिस, और ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर तनाव की स्थिति है इस वक्त। विरोध करने पर घर पे हमला बोला है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लड़के को आप देख सकते हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हापुड़ की खबर है, हापुड़ में आपको बता दें तनाव की स्थिति बनी है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण में करने में लगी हुई है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच ये बवाल हुआ है। हापुड़ में मुस्लिम लड़कों ने महिलाओं से अभद्रता की है, विरोध करने पर घर पर हमला बोला है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं, बवाल की स्थिति है, लेकिन पुलिस मौके पर है और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हापुड़ की तस्वीर है जहां पर तनाव की स्थिति पैदा हुई। कानपुर नगर के बिल्लौर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिल्लौर SDM डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, ADM चंद्रशेखर, तहसीलदार अनुभव चंद्रा ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान विभिन्न विभागों की कुल 122 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से राजस्व विभाग की 72, पुलिस विभाग के 21, विकासखंड के 7 और अन्य विभाग की शिकायतें दर्ज की गईं। इस बार भी राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक रही हैं। अधिकारियों ने मौके पर कई शिकायतों का निस्तारण भी किया और शेष मामलों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। और आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में खुशियापुर गांव के पास उटगन नदी में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। इस त्रासदी में नदी में डूबने से कई परिवारों की खुशियां छिन गई। हादसे के बाद प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी होने और इस त्रासदी से उपजे गहरे आक्रोश के चलते स्थानीय लोग, खासकर गुस्साए महिलाओं ने अपना गुस्सा पास के एक शराब के ठेके पर उतार दिया। महिलाओं ने ठेके पर जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे के दौरान ठेके पर रखा लाखों रुपए का सामान ही बर्बाद कर डाला।
खबर कानपुर से, जहां सरदार पटेल सेवा संस्थान में राष्ट्रीय लोकदल के आज हुए मंडलीय सम्मेलन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 पर चर्चा हुई। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रामाशीष राय ने दावा किया कि पार्टी पूरी दमदारी के साथ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी और इस लिहाज से संपन्न हुआ। सफल सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में बिहार यूपी के प्रस्तावित चुनाव को लेकर जोश भरा गया। देखिए, आज कानपुर मंडल का मंडलीय सम्मेलन था। आसपास के जिलों के सब लोग आए। उस्मान भाई इसके संयोजक थे। इन्होंने, सुरेश गुप्ता जी ने, नरेंद्र यादव जी ने, इन्होंने सारे साथियों ने मिलकर सम्मेलन किया। इन सबका बहुत धन्यवाद। खराब मौसम के बाद भी इतना बढ़िया सम्मेलन हुआ और मैं, इन्होंने एज ए महामंत्री पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। मैं उसमें आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक एकता यात्रा निकालना शुरू किया। खबर हरदोई से, उप संभागीय परिवहन कार्यालय हरदोई में खुद को विभाग का कर्मचारी बताकर ठगी करने वाले 3 युवकों के खिलाफ पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों के नाम कुलदीप, सज्जा और श्रीकांत बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये तीनों आरोपी आरटीओ दफ्तर में आने वाले लोगों को खुद को परिवहन विभाग का कर्मचारी बताते थे और वाहन संबंधित कामों के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूलते थे। मामले की शिकायत परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई है, जिसके बाद सीजी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में छापेमारी की कार्रवाई की गई। और जनपद कासगंज से निकल रहे नेशनल हाईवे 530B के निर्माण के दौरान अपने गांव को कासगंज से जोड़ने वाली सड़क बंद किए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। इसके विरोध में धनतोरिया, नगला, कल्लू और कोटरा गांव के दर्जनों ग्रामीण 530B पर धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से स्थान पर एक पुलिया या छोटा पुल बनाने की मांग की। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा से बरेली के लिए नेशनल हाईवे 530B का निर्माण कार्य किया जा रहा है। खबर पौड़ी से, जहां रांची स्थित राइफल मैन जसवंत सिंह रावत स्टेडियम में शिक्षा विभाग की 4 दिवसीय 75वीं शरदकालीन जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हुई। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी, विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी और व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ की। शुभारंभ अवसर पर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज और डीएवी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। ये हमारा 75वीं शरदकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हुई है और सारे टीम इवेंट्स यहाँ पर आज होंगे। सभी हमारे 15 के 15 ब्लॉक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज, और बड़ा अच्छा कंपटीशन ये होता है क्योंकि यहाँ से जिले की टीम तैयार होती है। हाँ, शरदकालीन खेल प्रतियोगिता के अंदर हमारे जितने टीम इवेंट्स हैं हमारे, जैसे हमारा वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, जितनी भी हमारी टीम इवेंट्स हैं, टीम के साथ जो खेली जाती है वो यहाँ पर संपन्न होनी है। मेरा नाम अनुज रावत है। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ, जनता इंटर कॉलेज देवराज खान। मैं यहाँ जसवंत सिंह के ग्राउंड में आ रखा हूँ। 15 ब्लॉक आ रखे हैं। यहाँ बहुत गर्व की बात है कि मैं यहाँ खेल रहा हूँ। मैं हैंडबॉल में नेशनल गया था छत्तीसगढ़, वहाँ 28 राज्य आ रखे थे। लगा तो आज मैं यहाँ रांची स्टेडियम में आ रखी हूँ, तो यहाँ हमारे साथ 15 ब्लॉक के बच्चे आ रखे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जीत तो होती रहती है, तो हमें मेहनत करनी चाहिए। तो जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो वहाँ जाके मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि और प्रैक्टिस करनी है। मेरे को हैंडबॉल गेम सबसे अच्छा लगा, तो मैं इसमें नेशनल गई तो मेरे को और रुचि बनी, तो मैं आगे जाके और आगे जाना चाहती हूँ। आज ये 75वां शीतकालीन जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिता यहाँ पे प्रारंभ हुई है। उसमें 15 ब्लॉकों से और दूर दूर के ब्लॉकों से यहाँ पे बच्चे आए हैं। उनकी खेल भावना देख करके और उनका जो उसमें उत्साह है वो देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मेरी कामना यही है कि इनमें से कोई ना कोई तो SGFI या राष्ट्रीय स्तर तक या SGFI तक जाए और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का जो है वो नाम रोशन करे। 15 विकास खंडों से जो हमारे बच्चे आए हैं और उनका सौभाग्य है कि जिस ग्राउंड में वो आज आ रहे हैं वो हमारे शहीद राइफलमैन
जसवंत सिंह जी के नाम से पांसी स्टेडियम है यहाँ पे, क्योंकि पहले हमारे नेशनल गेमों का भी यहाँ पे प्रशिक्षण हो चुका है, प्रैक्टिस जो यहाँ पे पौड़ी की इस ग्राउंड में हुई है। तो मैं इन बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज आपको बहुत अच्छा असर मिला हुआ है। खबर पौड़ी से, जहां रावण वध के बाद बीते रोज देर शाम को रामलीला समिति की ओर से शहर में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष शिवानी नेगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी को भी मौजूदगी रही। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के पात्रों को शहर भर में घुमाया गया और इस दौरान राम भक्तों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा रामलीला मैदान पहुंची, जहां पर राम भरत मिलाप हुआ और उसके बाद राम का राज्याभिषेक किया गया। इस दौरान राम दरबार की आरती को लेकर स्थानीय लोग भी पहुंचे और खूब आनंद लिया। मैं वस्त्र सज्जा मेकअप में काम करती हूँ यहाँ लोगों का। मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे यहाँ इस संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला। मुझे लोगों यहाँ पे जैसे हम हर साल आते हैं, होती वही चीज़ें हैं, लेकिन मतलब ऐसा रहता है कि हमें जाना है, पार्टिसिपेट करना है। बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे आके और एक मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके कि अब मेरा जो है शुरू से स्टार्टिंग से मेरा जो है सिंगिंग के प्रति जो है बहुत रुचि रही है। पौड़ी की रामलीला को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि महिला पात्र भी यहाँ पर आएँ और अपना रोल निभाएं, और इसके लिए हमारे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट है जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया, क्योंकि रामलीला एक ऐसी जगह है जहाँ पर संगीत के साथ अभिनय का भी हम सबको मौका मिला हुआ है। ये रामलीला हमारी आत्मा है ये, और लगभग 1998 में जब मैं शुरू में आया था तो गौरी शंकर थपलियाल जी जो हमारे संरक्षक हैं, उनके हनुमान के गीत से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वो राग बागेश्वरी में गा रहे थे। और देवभूमि ऋषिकेश के एक होटल में वेस्टर्न परिधान में युवतियों को रैंप वॉक कराने को लेकर उस वक्त बवाल हो गया जब हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने होटल पहुंचकर इसका विरोध किया। और आपको बता दें, ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवतियां रैंप वॉक को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से नोकझोंक करती नजर आए। आपको बता दें कि लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल की ओर से दिवाली मेले में मिस ऋषिकेश की तैयारियों को लेकर युवतियों को वेस्टर्न परिधान में रैंप वॉक कराई जा रही थी। इसकी सूचना मिलते हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने होटल पहुंचकर विरोध जाहिर किया। वो लोग वहाँ पर नहीं पहनेंगे जिससे कोई वल्गैरिटी हो या कोई ऐसी चीज़ शो ऑफ हो जो मैसेज नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो उनकी कॉस्ट्यूम्स होती हैं, एथनिक कॉस्ट्यूम्स होती हैं, और जो ऐसी कॉस्ट्यूम्स हैं जिससे बिल्कुल स्टेज पे चल के किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। मैं इस चीज़ का विश्वास देना चाहता हूँ। ये जैसे कि आप सबको पता है, ऋषिकेश एक देवभूमि है, इसे धर्म नगरी का दर्जा दिया गया है। धर्म नगरी मतलब सनातन धर्म की नगरी। धर्म सिर्फ सनातन है, और सनातन सभ्यता महिलाओं को बहुत लज्जा में रखना सिखाती है, शर्मो हया में सिखाती है। रुड़की की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी। लंबे समय से प्रतीक्षित सोलानी नदी के पुल का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया। करीब 35 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल न सिर्फ शहर के लोगों को बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी बड़ी राहत देने जा रहा है। रुड़की में सोलानी नदी पर बनने वाले इस बहुप्रतीक्षित पुल पर निर्माण कार्य आज विधिवत रूप से शुरू कर दिया गया। इस पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के हाथों हुआ है। ये दामी जी की सरकार है जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है, और मैं समझता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना है। आज जब यहाँ मौके पे खड़े हैं, आप सब लोगों को भी बता देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे। पुल की वासियों को लाभ मिलेगा, और स्कूली बच्चों को खासतौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में खसरा संख्या 174, 75, 176, 180, 181 से जुड़े जमीनी विवाद को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज है।
ईश्वर चंदल बंसल द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए आवेदन के आधार पर आज प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। उप जिलाधिकारी ने ईश्वर चंद बंसल और महेंद्र ठाकुर के बीच चल रहे विवाद को संज्ञान में लिया और ईश्वर चंद बंसल ने आरोप लगाया कि फर्जी स्टेट के आधार पर 54 बीघे की जगह 57 बीघा जमीन बेची गई है, जबकि महेंद्र ठाकुर ने जांच को निराधार बताया। तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान ने बताया कि नाप जोख के बाद विवादित भूमि 174-75 क्षेत्र में हो पाई है, जबकि 180 की भूमि अलग है। चौहदी स्पष्ट न होने के कारण जांच फिलहाल अभी रोकी गई है। कोर्ट के आदेश की पैमाइश नहीं है। कोर्ट के आदेश की पैमाइश तो भी होगी, उस सर्वे कमीशन के लिए हमने लगा रखा है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो अभी उसमें कोर्ट से कमीशन होगा। ये ईश्वर बंसल के प्रार्थना पत्र पे जांच हो रही है। इससे पहले भी 3-4 बार जांच हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर जांच हुई। डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, उस पर जांच हुई। का विवाद चल रहा है, पर कोर्ट के आदेश पे पैमाइश नहीं हुई है। ये जो एक पक्ष है ईश्वर चंद बंसल, इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को भी चिट्ठी दी गई थी, आवेदन किया था। उसके आधार पर 174, 75 और 76 और 180 के मध्य जो विवाद चल रहा है उसमें जांच की गई है और रेलवे ट्रैक जो अपनी जगह पर स्थित है वहां से जांच करते हुए ये लाया गया है कि क्या जो विवादास्पद प्लॉट है वो 180 में है या अपनी जगह पे 174, 75, 76 में है। 74, 75, 76 को 180 दिखा करके कोर्ट से झूठा स्टे ले लिया और इसके पास जो 54 बीघे जमीन 180 में है, 54 बीघे की जगह 57 बीघे जमीनें बेच चुका है, जिसके प्रूफ हमारे पास हैं। 3 बीघे सरकारी जमीन बेच चुका है। प्रशासन उस पर कार्रवाई में लगा हुआ है। जिस दिन दाखिल खारिज वगैरह वगैरह हो गए उस दिन पता लग जाएगा। इसके होटल के नाम 1 बीघे की भी रजिस्ट्री नहीं है। और देवभूमि की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथियां निश्चित हो चुकी हैं। बताते हैं कि इस बार आपदा की चुनौतियों के बावजूद चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाती नजर आई। अब तक चारधाम यात्रा में हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 46 लाख के पार जा पहुंचा। रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा में इस बार मॉनसून ने काफी खलल यात्रा में डाला है। बावजूद इसके चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं देखी गई। वहीं लगातार आ रही आपदा के बावजूद शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात एक कर दिया था। बतौर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के दरमियान इस बार आपदाओं का प्रकोप काफी रहा। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आई। जहां पर भी आपदा के कारण सड़क टूट गई थी, वहां फिर से सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है और कहीं कहीं कार्य भी पूरा हो चुका है। साथ ही पर्यटन उप सचिव ने भी पर्यटन और चारधाम यात्रा को लेकर भविष्य में और बेहतर यात्रा करने को लेकर दावा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री की योजनाओं के चलते आने वाले समय पर विभाग कई कामों को कर रहा है ताकि प्रदेश में पर्यटन गुलजार हो सके। हम तो श्रद्धालुओं से कहेंगे कि मौसम फोरकास्ट को उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप में सड़कें हमने खोली हैं। गड्ढे सड़कें में पड़े हुए हैं क्योंकि धीरे धीरे उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। बरसात भी आपको पता है कितनी अतिवृष्टि हुई है, जिससे बहुत ज्यादा बादल फटे हैं, बहुत कुछ नुकसान हुआ है पहाड़ को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नदी के बीच में जो मलबा आता है तो उसकी ड्रेजिंग करना और चैनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये साइंटिफिक है, अगर उसको हम नहीं करेंगे तो नदी अगल बगल बहेगी और बगल के अंदर अगर सड़क है तो सड़क को वॉश आउट कर जाएगी। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तराखंड में यात्राएं हुई हैं, जो जब आते हैं वो तो वो कुछ ना कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती हैं, एक ही स्थान पे एक ही समय पे बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग पहुंचते हैं तो उससे उन आने वाले हमारे जो आगंतुक हैं उनको भी तकलीफ होती है, अतिथियों को भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानियाँ होती हैं। इस बार दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ 2024 में 16,51,880,
2025 में 16,08,744, बद्रीनाथ में 2024 में 14,35,401, 2025 में 14,20,518, गंगोत्री 2024 में 8,18,273, 2025 में 7,75,001, यमुनोत्री में 7,14,779, 2025 में 6,06,106, हेमकुंड साहिब में 1,83,592 और 2025 में 2,68,208। एक तरफ सरकार यात्रा बेहतर और सुख सुविधाओं से भरपूर रिकॉर्ड तोड़ती व्यवस्थाओं का हवाला दे रही है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार की कमियों को बताने का भी काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि यात्रा को सरकार ने एक मजाक के तौर पर बना लिया है। यात्रा में रिकॉर्ड जरूर देखे जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों को इस यात्रा से कितना लाभ मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। चारधाम यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं, ये मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। मेरा सरोकार इससे है कि किस तरीके की सुविधाएं आए और किस तरीके के माहौल को देखकर यहाँ से लोग जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे उत्तराखंड को इस चारधाम यात्रा से क्या मिलने वाला है। क्या जो छोटे मझोले दुकानदार हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज है, उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह यूपी से चलें, शाम को बद्रीनाथ पहुँचें, रात को पूजा करें और सुबह वापस आप यूपी पहुँच जाएं? यही हो रहा है। जो पुरानी सरकार ने कांग्रेस की ये तय किया था कि अगर चारधाम यात्रा में कोई आएगा तो उसको कम से कम 10 दिन में उस यात्रा को पूरा करना है। देखिए, जिस प्रकार से राज्य सरकार जो है खोखले अपने दावे पेश कर रही है कि चारधाम यात्रा में पिछले वर्ष की भांति जो है इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु अगर धरातल पर आंकड़े देखे जाए तो पिछले वर्ष की भांति जो है इस वर्ष आंकड़ों में कमी आई है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि चार धाम की यात्रा का जो महत्व है उसको बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है। बात करें अगर राज्य सरकार की कि चार धाम की यात्रा के लिए उनकी किस प्रकार की तैयारियां रही है, तो तैयारियों में जो है बहुत सारी त्रुटियां पाई गई हैं। इतना जब उनको ये पूर्व में ही पता होता है कि इतने लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है, तो उसी के हिसाब से यात्रा की तैयारियों में चाहे सड़कों की बात करें, चाहे उनके ठहरने की सुविधाएं की बात करें, चाहे आवागमन की बात करें, हर जगह जो है कमी पाई गई है। देखिए, धर्म के नाम पर भी अगर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता से छोटा कुछ और भी ऐसी कोई सोच होगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा में उत्तराखंड को फ़ायदा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी से ये यात्रा हमेशा जुड़ी रहती है। और इतनी आपदाएं आने के बावजूद, इतना हमारे प्रदेश के अंदर इतनी जो बरसात रही, उसके बावजूद भी अगर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये सफलता, ये जो यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला था जारी रहा, वो पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत, उनकी लगन और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे उनको व्यवस्थाएं देने की, उनको सुविधाएं देने की और इस यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जिस तरीके से दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए थे। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने का दावा राज्य सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार की कमियों और खामियों को बताने का काम इस यात्रा के दौरान कर रहा है। हालांकि चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथि जारी हो चुकी है। फिलहाल से शेष बचे समय में अगर यह यात्रा सामान्य रूप से चलती है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यात्रा इस बार भी अपना रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होगी। साथ ही चारधाम यात्रा के लिए 30 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक पंजीकरण का आंकड़ा 57.29 लाख से अधिक रहा है। इसके लिए 46 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। शुक्रवार को यात्रा के लिए 1900 ऑफलाइन पंजीकरण किए गए हैं। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।